दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज एक नया कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग सीखेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट लॉजिक के साथ हम लोग समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी है किस हिसाब से काम करता है। हर एक स्ट्रेटेजी जो बिल्ड होता है उसके पीछे लॉजिक होता है। हर एक जो स्ट्रेटेजी है जो ब्रेकआउट हो रहा है या पुल बैक हो रहा है उसके पीछे लॉजिक क्या है। या फिर हम लोग कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं या फिर डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, स्टैटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं उसके साथ साथ आज हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड भी करेंगे। स्कैनर भी किस तरह से हम लोग बिल्ड करेंगे, सारी चीज़ देखेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है। पहले हम लोग कंसेप्ट समझते हैं। इसको मैं सिंगल बना देता हूँ। कौन सा इंडिकेटर है, क्या है, सब बात करेंगे। बस ये 3 इंडिकेटर के साथ ही हम लोग काम करेंगे, बट लॉजिक समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी स्टॉक्स जनरली कुछ फेज होता है जिसके बारे में मैंने वाइकअप का थियोरी भी मैंने बताया। कंसोलिडेशन फेज होता है, उसके बाद मार्कअप फेज होता है, मार्कडाउन होता है। तो इस तरह से कई सारे फेज होता है। अगर हमें स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड करना है तो जनरली ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो स्टॉक्स मेरा, अगर मैं फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज के बेस पे काम करता हूँ, क्योंकि लॉजिक यही है कि बहुत सारे लोगों को स्टैटिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आता है। कभी-कभी स्टॉक्स इतना भाग जाता है कि वहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, तो हम लोग डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, मूविंग एवरेज। तो होता क्या है, मूविंग एवरेज पर्टिकुलरली कुछ प्राइस का एवरेज होता है। लाइक कुछ प्राइस 50 डेज की एवरेज के हिसाब से कोई खरीदता है, कोई 20 दिन के एवरेज पकड़ के खरीदता है, कोई 10 दिन का एवरेज पकड़ के खरीदता है। तो एक स्टॉक्स अच्छी तरह से रनिंग में है या फिर कुछ ऐसा जोन हम लोग ढूंढेंगे जो हर एक लोग लगभग सेम एवरेज प्राइस पे खरीदना चाहता है। लगभग क्या है, मतलब देखिए, दो अलग अलग शहर है। फॉर एग्जांपल है दिल्ली है, हैदराबाद है, मुंबई है, ये अलग अलग सिटी है। तो फॉर एग्जांपल किसी किसी सिटी में शायद एप्पल 200 रुपये, कहीं पे 500 रुपये, कहीं पे 150 रुपये हो सकता है। बट मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं ये चाहूँगा कि ऐसे प्राइस पे मीट करें तीनों सिटी, तीनों सिटी पे सेम प्राइस पे। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा दिन आ गया कि 200 रुपये पे तीनों सिटी पे एप्पल मिलना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है तीनों सिटी का एवरेज जब सेम प्राइस पे आ गया तो इसके बाद बिजनेस अप होने का चांसेस, बूम होने का चांसेस ज्यादा रहता है। मतलब खरीदारी बढ़ने लगता है। जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े इन्वेस्टर हैं, वो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है लॉजिक। सेम मूविंग एवरेज का जो कंसेप्ट है, जब एक पॉइंट पे आने के बाद जहाँ पे 10, 20, 50 हर एक मूविंग एवरेज एक दूसरे के साथ क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रहा है, तो लगभग इस जगह से इंस्टीट्यूशन प्लेयर का बाइंग होना, खरीदने का जो टेंडेंसी है वो स्टार्ट होता है। बट अगेन इंस्टीट्यूशन प्लेयर जहाँ पे बाइंग करे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हम लोग बाइंग करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए शायद हमें वेट करना पड़ सकता है। तो इसके साथ हम लोग कुछ लॉजिक लगाएंगे कि उनका एक्टिविटी होने के बाद जो रैली आता है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग को और देखना होगा, वो सारी चीज़ देखेंगे। पहले सेटअप देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी मूविंग एवरेज जो मल्टीपल मूविंग एवरेज है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ऐसे में 10 को छोड़ दीजिए, 20, 50, 100, 200, ये जो चार हैं इसको रखिए। ये सारे बंद कर देता हूँ। आप अलग अलग से भी ऐड कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर है। मैं मूविंग एवरेज बाय केजीएस यूज़ करता हूँ। कलर आपके हिसाब से यूज़ कीजिए। देखिए ये एसएमए वाला सेक्शन है, ये ईएमए वाला सेक्शन है, तो हमें सिर्फ एसएमए वाला चाहिए। 20, 50, 100 एंड 200, फाइन। तो मुझे कौन सा लोकेशन चाहिए, कौन सी जगह पे मुझे बाय करने के लिए मैं सोचूंगा, वो अब हम लोग देखते हैं।
तो एक तो हम लोग मूविंग एवरेज के बारे में देख लेते हैं, बाद में उसका सपोर्टिंग कैरेक्टर जो आरएसए वगैरह यूज होंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे अच्छी तरह से नोटिस कीजिए, रेडिंगटन की एक एग्जांपल है, बहुत पुराना चार्ट है। सो रेड कलर जो है, इसको मैं मार्क डाउन करते चलता हूँ। ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, फाइन, ये जो रेड कलर दिख रहा है ये 20 पीरियड, ये जो ब्लू कलर है 50, ये जो ग्रीन है 100, एंड ये जो काइंड ऑफ येलिश कलर अगर जो है ये है 200। फाइन, तो हमें ऐसा जोन ढूंढना है जहां पे 200, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100, उसके नीचे 200, इस कॉम्बिनेशन के साथ आएगा। ठीक है, पहले छोटा मूविंग एवरेज, देन मिडिल वाला, देन 100, देन 200। हम लोग बाइंग के बारे में देख रहे हैं, तो इस तरह से जब आएगा तब हम लोग बाइंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कंडीशन क्या है, मेन बात ये है, कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन है एक छोटा सा फॉल आना चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है, छोटा सा फॉल आना चाहिए। ये जो फॉल है, ये फॉल 50% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, 30% के आसपास है बेस्ट है। 20% से ऊपर होना चाहिए, 20-25% से ऊपर होना चाहिए, बट 50% या 40% से कम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्या है, ऊपर धीरे धीरे जा रहा है, जाने दो। जब हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आ जाता है, हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर, इस जोन को देखिए, हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस आ जाता है, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस जो हाई है उसको भी ब्रेकआउट दे रहा है, उसके साथ प्रीवियस हाई, मैं चीजें लिख देता हूं, प्रीवियस मेजर हाई ब्रेकआउट देता है। ठीक है, मूविंग एवरेज ऑलरेडी अलाइन हो गया, प्रीवियस मेजर जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आप लोग जैसे 52 हाई ब्रेकआउट एंड मंथली ब्रेकआउट देखते हैं, सेम उसी तरह से कंडीशन को फॉलो कीजिए, मूविंग एवरेज अलाइन हो। नेक्स्ट CRS, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो, RS पॉजिटिव, RS पॉजिटिव हो, फाइन। नेक्स्ट क्या कंडीशन है, RSI, अगर मैं इस जगह के आसपास देखूं, एक ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे भी बनता है, बट इग्नोर कीजिए, ये आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए तब जाके आप यहाँ पे पकड़ पाएंगे। फिलहाल ब्रेकआउट पे हम लोग फोकस करते हैं। ब्रेकआउट के आसपास जब मैं देखूंगा RSI 60 के आप किसी जगह पे आ रहा है, फॉर एग्जांपल इसको मैं जूम कर देता हूँ, कुछ इस जोन के आसपास 60 दिख रहा है, ये तो ब्रेकआउट है, हम लोग ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूँ, ब्रेकआउट जब भी हो रहा है हम लोग उस पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल ब्रेकआउट, नेक्स्ट जब इसके ऊपर आएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे, कुछ इस जगह के आसपास, यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, एंड इसके बाद हम लोग स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट का जो जोन है उसके आसपास, सपोर्ट का जो जोन है उसके आसपास हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, वो भी मेंशन कर देता हूँ। SL यहाँ पे होगा, एंट्री यहाँ पे होगा, एंड इसके बाद मूव। अगर लार्ज कैप है तो 5-6% लेके निकल जाओ, अगर मिड कैप है तो हम लोग 10-12-15% का इजीली बना सकते हैं। तो ये है मेजर सेटअप। कुछ और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ओके, लाइक दिस वे, ये है ग्रीन प्ले इंडस्ट्री। सो एक फॉल आया, ठीक है, एक फॉल आया,
एंड उसके बाद कितना परसेंटेज फॉल है वो भी हमें नोटिस करना है। और एक मूविंग एवरेज पूरी तरह से अलाइन कुछ इस जगह पे हो रहा है, ठीक है, इस जगह के आसपास अलाइन हो रहा है। पर्टिकुलर अगर मैं वर्टिकल वाला अगर मैं दिखाऊं, एक्जेक्टली वर्टिकल वाला कहाँ पे है, फाइन। तो ये जगह है जो हर एक मूविंग एवरेज एक अलाइन पे आया, ठीक है, ये हमेशा होगा। पहले एक बूम आएगा, फाइन, बूम आने के बाद जब तक ना ऑल मूविंग एवरेज एक अलाइन होगा प्रॉपरली 20, 50, 100 एंड 200, तो तब तक बूम होने दो। बट उसके बाद जब हर एक मूविंग एवरेज अलाइन होगा तो एक सपोर्ट के लिए आएगा ही आएगा। और जैसे ही हमें 20 पीरियड के आसपास सपोर्ट मिले या फिर जैसे मैंने बताया कि ब्रेकआउट मिले, हम लोग 60 RSI मोर देन 60 RS शुड बी पॉजिटिव एंड एंट्री, ठीक है। लार्ज कैप है तो 6% के आसपास स्विंग ट्रेडिंग के लिए, मैं इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। एंड बियॉन्ड 200, निफ्टी 200 के ऊपर जितने सारे स्टॉक्स है उसमें हम लोग 10% एंड उसके बाद प्रॉफिट ट्रेल करेंगे, ठीक है। कुछ 18-19% के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसका प्रीवियस चार्ट में भी जाएंगे तो भी आपको काफ़ी सारे दिख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट AU बैंक देख लेते हैं एक बार। सो एंड उसके साथ साथ और एक चीज़, वॉल्यूम देखना भी बहुत ज़रूरी है। अलाइनमेंट अभी तक नहीं है प्रेजेंट डेट में, पुराने कुछ में अलाइनमेंट नहीं है। बैंकिंग सेक्टर लिटिल बिट रिस्की होता है मेरे हिसाब से, फाइन। और एक अलाइनमेंट हो चुका है, स्टार्टिंग में ही अलाइनमेंट इसका हो चुका है, कुछ ब्रेकआउट इस जगह के आसपास है। एंड RSI 60 अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह के आसपास है एंड मूव, ओके। सो दिस इज़ द वे कि जिस हिसाब से हम लोग स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। सिंपल सा है, हम लोग स्टॉप लॉस जो रखेंगे, ये जो लिक्विड जोन है इसके नीचे रहेगा एंड इसका एंट्री इस जगह पे हो जाएगा। अभी इसका चार्टिंग स्कैनर किस हिसाब से बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे लिए क्लोजिंग प्राइस जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर, नॉट नंबर, मूविंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। एंड जहां पे हमें एक स्टेज 2 स्टॉक्स हो, मतलब 20 पीरियड जो मूविंग एवरेज होगा वो मस्ट बी ग्रेटर देन 50 पीरियड के ऊपर होना चाहिए। ऐसे में 50 एंड इस हिसाब से हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको कर देंगे 50 पीरियड मूविंग एवरेज 100 के ऊपर होना चाहिए, 100 भी 200 के ऊपर होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो हमारे स्टॉक्स होगा वो 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा दूर ना हो, ठीक है। ज़्यादा दूर हो जाएगा तो वो काइंड ऑफ ओवरसोल्ड जैसा हो जाएगा, सॉरी ओवरबॉट जैसा हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे स्टॉक चाहते हैं जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज से हार्डली 6% के अंदर रहे, 1.06। तो इस हिसाब से देखेंगे तो लगभग हमारे पास 48 के आसपास आ गया। और एक चीज़ हम लोग ऐड करेंगे, मार्केट कैप। स्टार्टिंग में निफ्टी 500 के अंदर रखिए, अन्यथा आप मार्केट कैप ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर 2000 करोड़ के ऊपर जिनका मार्केट कैप है उस पर ट्रेड करिए, ठीक है। इसमें आपको 24 स्टॉक्स आ गया। जिनको फर्दर और फिल्टरेशन चाहिए, RSI यूज कीजिए। RSI ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, ठीक है। नहीं 60 देखिए ऑलरेडी ब्रेकआउट दे देगा, आप लोग काइंडली 58 के आसपास रखिए बहुत सारे स्टॉक्स, फिर आपको ब्रेकआउट से पहले मिल जाएगा। तो कुछ 24 स्टॉक्स ऑलरेडी है जो मेरा
इसी ज़ोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और एक फ़िल्ट्रेशन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है जो स्टॉक्स है वो 100 के ऊपर होना चाहिए। छोटा स्टॉक्स को अवॉइड करिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो बेटर है, ठीक है? फर्दर मैं वॉल्यूम का भी मैं ऐड कर देता हूँ। एटलीस्ट वॉल्यूम तो होना चाहिए उस स्टॉक्स में, फिर बिना वॉल्यूम का कोई फ़ायदा नहीं है। कितना होना चाहिए? जो भी वॉल्यूम होगा एटलीस्ट मुझे 1.5 लाख के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? जिनको फ़िल्ट्रेशन चाहिए 1.5 लाख की जगह पे 5 लाख भी कर सकते हैं, बट उसके ऊपर मत चाहिए। सो ये तरीका है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग सेटअप विथ RSI SMA, ओके? सो ये तरीका होता है एंड बहुत ईज़ी, इतना तो आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा एंड इस हिसाब से आप लोग काम करिए, बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे मिल जाएगा एंड बहुत ईज़िली मिल जाएगा, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही है।